बदलते भारत की शान। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। बच्चों का शरीर कोमल होता है, यही कारण है कि वो संक्रामक रोगों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं। संक्रामक रोग हर साल बड़ी संख्या में बच्चों को लील रहे हैं। इस तरह की गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम नौनिहालों की उनके टीकाकरण की बात करेंगे। हमारा विषय रहेगा बच्चों का टीकाकरण यानी चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस फोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच तीन मेहमान मौजूद हैं। आइए आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर चंद्रकांत पांडव। आप पद्मश्री हैं और एम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राजीव सेठ। आप भारतीय बाल चिकित्सा एकेडमी के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारी तीसरी एक्सपर्ट और मेहमान हैं डॉक्टर इंदिरा तनेजा। आप वरिष्ठ बाल चिकित्सक हैं। आपका भी वेलकम है मैडम। कार्यक्रम में मैं फिर से तीनों एक्सपर्ट का स्वागत करता हूं। बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कोमल शरीर के कारण बच्चों को संक्रामक रोगों का खतरा बना रहता है। संक्रामक रोग बाल मृत्यु दर की बड़ी वजहों में से एक है। टीकाकरण के जरिए इन बीमारियों को टाला जा सकता है। भारत में खसरा, टेटनस, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी और हेपेटाइटिस बी जैसी 7 संक्रामक बीमारियों के टीके बच्चों को लगवाए जाते रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। सर्वेक्षणों में ये बात सामने आई है। पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों के मुकाबले गैर टीकाकरण या अधूरे टीकाकरण वाले बच्चों में मृत्यु की संभावना कहीं अधिक रहती है। ये भी देखा गया है कि अधिक संख्या में टीकाकरण बाल मृत्यु के खतरे को कम करने में मददगार है। 2014 में मिशन इंद्रधनुष को शुरू करने के पीछे यही खतरा एक बड़ी वजह बना। मिशन के तहत 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना था। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हर साल 265 लाख बच्चों और 290 लाख गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके लगाए जा रहे हैं। देश से पोलियो, चेचक, मातृ और नवजात टेटनस उन्मूलन का श्रेय टीकाकरण को ही जाता है। लिहाजा अपने बच्चों को सेहत का सुरक्षा कवच दें, यानी उन्हें सभी तरह के टीके लगवाएं। तो आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजीव सेठ, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीन होती क्या है डॉक्टर साहब? एक तो ये है, और डॉक्टर साहब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है वैक्सीन्स का बच्चों के लिए?
देखिए, वैक्सीन एक आप किसी तरह समझ लीजिए, चाहे दवा समझ लीजिए या एक बायोलॉजिकल एजेंट समझ लीजिए, जिसको छोटी मात्रा में या वीकेंड मात्रा में या किल्ड मात्रा में बच्चे को दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना सके, और अगर कभी भी इस बच्चे को उस तरह की बीमारी हो तो उसका वो सामना कर सके। कई बार वो मेमोरी रह जाती है और उस मेमोरी सेल्स जो होते हैं दोबारा कभी भी लाइफ में कभी भी काम आ सकते हैं। और वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में 25 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं हर साल। अगर हमें अपने चाइल्ड की मोर्टालिटी को मृत्यु बिल्कुल हटाना है तो वैक्सीन से कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सस्ता, सबसे निपुण कोई और मार्गदर्शन हमें नहीं सबसे असरदारक भी, यही असरदारक, बिल्कुल असरकारक तो है ही वैक्सीन, जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। डॉक्टर पांडव सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप सामुदायिक चिकित्सा से जुड़े हुए एक्सपर्ट, भारत के जाने माने एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर हम कोई बीमारी को, ऐसी बीमारी जिसको पूरी तरीके से अब दुनिया से गायब हो चुकी हो, क्या आप उस बारे में हमें बताना चाहेंगे जो वैक्सीन के माध्यम से, वैक्सीन के यूज के माध्यम से अभी दुनिया में मौजूद नहीं है? सबसे पहले मैं अपने विचार सामने रखने के पहले मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ जी। एक तो हम रात की नींद चैन से सो सकते हैं क्योंकि हमारे डिफेंस सर्विसेज 24 घंटे जागे रहते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। दूसरा था कोविड-19 में जो कोविड वॉरियर्स थे, पहले वे में 750 डॉक्टर गुजर गए, दूसरे वे में भी 800 डॉक्टर गुजर गए, तो उन डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ जी। मेरी आपसे विनती है कि एक हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है उनके परिवार की देखभाल करने का जी। क्योंकि मुझे याद है बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, इनटू द वैली ऑफ डेथ रोज द 600। उनको पता था कि वैक्सीन, जब कोविड-19 मरीज थी, कि उनके गुजर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता था। दूसरी बात है, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, let the entire world be happy. I'm very proud of my Indian culture. Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is my family. अब जो सवाल आपने जो बताया, मुझे पूछा है कि ऐसा कौन सी रोग है, कौन सी बीमारी है जो वैक्सीन से 100% उसका निर्मूलन हुआ, जिसको हम इरेडिकेशन कहते हैं जी। इरेडिकेशन मतलब रूट से उसको निकाल के फेंका है, समूल नाश होना जी जी। तो बात है वो उस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम शीतल माता भी कहते हैं, अच्छा। बड़ी माता भी कहते हैं जी। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लोग कहते हैं कि 1500 से चाइना में शुरू हुआ था, लेकिन आज की मॉडर्न डेट हो तो सर एडवर्ड जेनर ने इसका पहला इस्तेमाल किया था 1796 जी। अब आज का साल है 2023, तो 227 साल पहले पहली बार इसकी वैक्सीन की शुरुआत हुई है। तो स्मॉल के वैक्सीन के जरिए हमने 100% निर्मूलन किया। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 45 ईयर्स में रह चुका हूँ। तो जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन हुआ तो उसका सेलिब्रेशन जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो डॉक्टर हर्षवर्धन माला जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनको भारत सरकार नटराज था, तब हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर करण सिंह, और बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ, नम्रता के साथ उस समारोह में मैं हाजिर था जी। तो एक हमारे एक धन्यवाद देना चाहते थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन्होंने इसको स्पीयर हेड किया। तो अभी तक स्मॉल पॉक्स इज द ओनली डिसीज दैट हैज बीन टोटली इरेडिकेट इन द वर्ल्ड। आपने कुछ शब्द बोला हिंदी में जिसका निर्मूलन हाँ जी डॉक्टर साहब, जड़ से समाप्त हो जाए, जड़ से समाप्त किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब, वैक्सीन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए दर्शक जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप है बाराबंकी से। नंद स्वरूप, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार बाराबंकी से सदस्य, मैं जानना ये चाहता हूँ कि हर परिवार को आपका कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्वस्थ किसान कार्यक्रम बीमार किसानों को काफी फायदा से पहुंचाता है। मैं जानते चाहता हूँ
कि जो बच्चे जो है 24 घंटे के भीतर कौन से टीके लगने चाहिए, धीरे धीरे उम्र बढ़ते हैं, 1.5 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, तो कौन से टीके लगवाना आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, हम पूरी तरीके लगवाना चाहिए। नंद स्वरूप जी, एक तो नंद स्वरूप जी, मैं आपसे बचाना, आपको एक तो धीमे धीमे बोलने का रिक्वेस्ट करूंगा, आप लाइन पर बने रहिए। मैं डॉक्टर राजीव सेठ आपका रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं जो समझ पाए पूछ रहे हैं कि कौन नवजात शिशु को, नवजात शिशु से कैसे वैक्सीन शुरू करा जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक तो BCG टीबी का टीका दिया जाता है, एक ओरल पोलियो और एक हेपेटाइटिस बी, जो लिवर हमारे हेपेटाइटिस बी उसका ये दिए जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तब उसके लिए अलग से टीके होते हैं, उसमें DPT, इंजेक्टेबल पोलियो या ओरल पोलियो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी दोबारा दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने निमोनिया, न्यूमोकॉकल डिजीज का भी टीका देना शुरू कराया। उसके अलावा रोटा वायरस जो डायरिया करती थी, तो ये 10 हफ्ते में देते हैं, 10 हफ्ते के बाद फिर एक महीने बाद यानी कि 14 हफ्ते में, और उसके बाद उसमें तो धीरे धीरे करके हर महीने 6 वीक्स में देते हैं, 10 वीक्स में देते हैं, 14 वीक्स में देते हैं। ये जब टीकाकरण पूरा हो जाता है इस बैच का, फिर 9 मंथ में हम लोग बच्चों को मीजल्स देते हैं। उस समय टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन अवेलेबल हो तो वो भी दी जा सकती है। उसके बाद बच्चे को और टीकाकरण की जरूरत नहीं होती है, और कोई स्पेशल वैक्सीन होती हैं वो अलग बात है, लेकिन यही टीका पहले साल में। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है 1 साल के बाद, तो उसको और बूस्टर्स लगते हैं। अगर जैसे चिकन पॉक्स का, हेपेटाइटिस ए का जो बूस्टर, जो प्राइमरी शॉट्स हैं, और बूस्टर 1 साल के बाद दिए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद 15 महीने के और 18 महीने के बीच में यही जो आपने 6, 10, 14 हफ्ते में जो टीके लिए थे उनके बूस्टर दिए जाते हैं, जिसमें DPT और पोलियो और हिप का टीका होता है। सो इस तरह का टीकाकरण, बूस्टर्स, ये सारे जो पहले 2 साल में, इसमें MMR का टीका जो आपको पहले मिला था 9 महीने में, वो 15 महीने में फिर दिया जाता है। सो ये जो टीके होते हैं पहले 2 साल में बहुत ही अनिवार्य हैं। इसी से बच्चे का मतलब एक तरह से नींव बनती है, बचाव होता है, और उसका डेवलपमेंट सही होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, ये एक शेड्यूल है, जितने वैक्सीन एक बच्चे को 2 साल की उम्र तक लगने चाहिए, तो हमें विशेषज्ञ की सलाह से इन वैक्सीन को अपने बच्चे की बेहतर जिंदगी के, स्वस्थ जिंदगी के लिए अवश्य लगाना चाहिए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा मैम, आपका रुक करना चाहेंगे। मैं उसी के ऊपर आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हाँ जी मैम। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में जब हम ये पैम्फलेट देते हैं, उस पैम्फलेट के अंदर सारा स्केड्यूल लिखा होता है, जिसमें कब बचपन पैदा होने से लेके 5 साल तक के जितने टीके लगने हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो आपके लिए जो हैंडी पैम्फलेट है बहुत ही फायदेमंद है। और उसके बाद में और भी बात बिल्कुल, जैसे कि इंदिरा तनेजा मैम ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारा आंगनवाड़ी है, जो ग्रामीण स्तर पे मौजूद होते हैं, आशा वर्कर्स हैं, भारत सरकार के एक मजबूत ये लोग होते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, तो हमें आंगनवाड़ी पे जाके ये शेड्यूल हमें उपलब्ध किया है भारत सरकार ने, और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर इंदिरा, आपका रुख फिर से करना चाहेंगे मैम। मैम ये बताइए कि वैक्सीन की अभी हमारी चर्चा में बात आई कि बचाव में बड़ी कारगर हैं, किस तरीके से मदद करते हैं? जब आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब हम टीका, नर्सेज या डॉक्टर्स जब आपके बच्चे को या आपको टीका लगाते हैं, तो जैसे डॉक्टर सेठ ने भी बोला, एक छोटा सा अंश उस बीमारी का, चाहे कोविड हो, चाहे पोलियो हो, चाहे हिब होए, DPT होए, उसका थोड़ा सा अंश जो इनएक्टिवेटेड होता है, मतलब वो आपको बीमार नहीं कर सकता है, वो आपके बच्चे को इंजेक्शन के रूप में या ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है। उससे क्या होता है, हमारे खून में 2 तरह की सेल्स होते हैं, जिसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। ये सेल्स, लाल तो आपने देखा ही है, रेड ब्लड सेल्स, और जो सफ़ेद सेल्स होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, पर वो हमारे अंदर सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ये फॉरेन बॉडी, बाहर से कोई चीज़ आई है ना, उसको उसी वक्त खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो मतलब, पर आप बोलेंगे कि आपने डाला और उन्होंने खत्म कर दिया, तो उसका फायदा क्या है? नहीं, ये हमारे जो सफ़ेद सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी एक बहुत अच्छी ताकत है, और वो क्या है, याददाश्त की ताकत, मेमोरी।
तो वो जब देखते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी, बाहर की कोई चीज़ आई है, उसके विरोध में एक फौज, मतलब इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडीज पैदा कर देते हैं। पर जो वो बीमारी जब भी आपके गांव में, घर में, शहर में कहीं भी आएगी, तो आपके अंदर उसको लड़ने की एक फौज, एक ताकत तैयार है, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इससे फायदा होता है और हमारे बच्चे, हम सब वैक्सीनेशन से ऐसे बच सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर सेठ, आप ही का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इतने फ़ायदे हैं वैक्सीन्स के, उसके बाद भी बहुत से लोग नहीं लगाना चाहते हैं। अक्सर एक शब्द डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वैक्सीन हेजिस्टेंसी। उस विषय में है डॉक्टर साहब, हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम पेशेंट को कहते हैं ये टीका लगाएं, फिर पेशेंट जो है उसके बारे में चर्चा करता है, अगर माँ है तो अपने हस्बैंड से, अपने घर के परिवार के बड़ों से, और वो चर्चा ऐसी चलती है कि वो फिर कहते हैं हमें टीका नहीं लगाना। ये अक्सर देखा गया है। और हमने जहाँ गांव में भी हम काम करते हैं, वहाँ पे मैंने देखा है आज भारत सरकार सारे टीके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ANM बहन जी धीरे टीके लेके वहाँ बैठी हुई हैं, उनका टीकाकरण का डे है। जो वो 40-50 परिवार हैं जिनको टीका लेना है, वो आके लेते ही नहीं। ये क्यों करते हैं ऐसा? ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन के रह गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो इसके मिथ्स हैं, इसकी जो रूमर्स हैं, हाँ, इनको किसी तरह एड्रेस करें। क्योंकि अब वो पुरानी बातें लेके कि मेरे दादा के चाचा के बच्चे को दिया था तो उसको बुखार आ गया, दौरे पड़ गए, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं। हाँ, कुछ टीकाकरण है जिससे बुखार आता है, उसका सरल समाधान है, आपको पैरासिटामोल जैसी दवा देनी होती है, उसकी डोज बता दी जाती है, इमरजेंसी में आपको कहाँ जाना है वो बता दिया जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत कम है, लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और हम बेनिफिट्स की तरफ पॉजिटिव सोचेंगे। आप भ्रम में ना रहिए, आप ठीक करें। दूसरा, जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने जो तोड़ निकाला है वो ये है कि सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, यही स्ट्रैटेजी है। जब तक हम सोसाइटी को जागरूक नहीं करेंगे, जब हम कम्युनिटी को एम्पावर नहीं करेंगे और उनको अपने साथ भागीदारी नहीं बनाएंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए अभी जो हमारे एक रिसर्च हमने जो की है, उसमें भी ये हमने देखा है कि हम एक कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी बोर्ड बनाते हैं, जिसमें गांव में जैसे सरपंच है, टीचर्स हैं, वहाँ का लोकल डॉक्टर है, रिलीजियस लीडर्स हैं, ये सब हमारे साथ मिल जाते हैं। और उनकी जब हम बातें करते हैं, मेरे ख्याल से आज तक एक भी ऐसा शख्स नहीं आया जो कहता है टीकाकरण खराब है। फिर भी क्योंकि जो अफवाहें चल रही हैं उनको काउंटर करना होता है, तो इनकी भागीदारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो संकोच है, हेजिस्टेंसी है वैक्सीन को लेके, वो मिलजुल के ही दूर की जा सकती है। क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान की बनिस्बत। डॉक्टर पांडव, हम अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे देश में, क्योंकि हम अक्सर भारत सरकार और बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है, और इसका हमने बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया था। डॉक्टर साहब, किस तरीके से डॉक्टर साहब ये पोलियो का जड़ समूल नाश हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोग को इंजेक्शन के माध्यम से या ओरल माध्यम से, मुंह के माध्यम से पोलियो की दवा दी जाती है, उस बारे में भी हमें बताएं। इस सवाल का जवाब देने के पहले जी, मेरी जो दोनों कलीग्स की बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ जी, कि पोलियो वैक्सीन का एक स्केड्यूल रहता है, एक कार्यक्रम रहता है। मैं तो उसको कुंडली कहूँगा जी। तो उस कुंडली का आप 100% पालन कीजिएगा, 100%। अब दूसरी बात है पोलियो की। पोलियो में हमारे देश में एट वन पीरियड ऑफ टाइम 60% ग्लोबल बर्डन हिंदुस्तान में था, 60%, 60%, हाँ, बड़ा भयानक चित्र है। लेकिन 20 साल में हमने पोलियो को मुक्त कर दिया। अब हमने स्ट्रैटेजी क्या कर दी, इसमें मैं एक व्यक्ति का नाम जरूर गौरव के साथ लेना चाहता था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिन्होंने पोलियो का जो स्ट्रैटेजी थी, माइक्रो लेवल कम्युनिकेशन, वैक्सीन हेजिटेंसी, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये जो 3 पिलर्स थे, त्रिमूर्ति थी, उसमें उन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सर, मैं आपका धन्यवाद देना, हमारे भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कि आपने एक भारत में एक लीडरशिप का रोल किया है। लीडरशिप, यू हैव बीन अ लीडर फॉर पोलियो इरेडिकेशन इन इंडिया। तो इसमें जैसे मेरे कलीग डॉक्टर राजीव सेठ ने कहा, डॉक्टर इंदिरा मैडम ने भी कहा,
सबसे ज़रूरी लोगों के परसेप्शन, लोगों के किसी बीमारी के बारे में क्या विचार है, क्या आचार है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बताया कि अगर आप रास्ता भी ट्रैफिक करते हैं तो उससे आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो ज़िंदगी में आम तौर पे देखा है इट्स अ बेनिफिट रिस्क स्ट्रैटेजी, बेनिफिट रिस्क, लेकिन इसके बेनिफिट्स कई गुना ज़्यादा है ना। पोलियो की जो सेंट्रल चीज़ थी वो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, उसमें जिस तरह से लोगों में इसका संदेश गया, इसमें मैं अमिताभ बच्चन को धन्यवाद देता हूँ। अमिताभ जी, आपने कहा था 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के, ये जो आपने ये जो कमर्शलाइजेशन किया, जो लोगों के ऊपर संदेश का, उसका भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। इस बीच हमारे अंतराल का यानी ब्रेक का समय हो चुका है। छोटे से ब्रेक से लौटते हैं। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डॉक्टर इंदिरा, आपका रुख करना चाहेंगे मैडम। मैडम, अक्सर हिब वैक्सीन का बड़ा जिक्र आता है, इस विषय में आप हमें क्या बताना चाहेंगे मैम? हिब वैक्सीन, इसका नाम जैसे इन्फ्लुएंजा लगता है, ह्यूमनोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये फ्लू नहीं है, ये बैक्टीरिया है। और मैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आई थी और बच्चों को ये जो स्पेशल बैक्टीरिया है, ये उनके दिमाग को मेनिंजाइटिस करता है, उनके लंग्स में निमोनिया करता है, उनके एक हमारे सांस की नली के ऊपर एक छोटी उंगली की तरह एक ढक्कन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ढक्कन सांस की नाली को बंद कर देता है। पर ये जो हिब बैक्टीरिया है, ये उस छोटी सी ढक्कन को एक हमारे अंगूठे की तरह बढ़ा देता है। अच्छा। इतना मोटा कर देता है कि सांस की नाली बंद हो जाती है और बच्चा ना सांस ले सकता है, ना अंदर ना बाहर। अच्छा। हमारे इमरजेंसी रूम में बच्चे आते थे जिनका आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ और सांस नहीं आ रही थी, उनको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनका सांस का रास्ता खोलना पड़ता था। अच्छा। जब से ये हिब वैक्सीन आई है, मैंने अपने सारे करियर में भी देखा और मैंने जो पढ़ाया भी मेडिकल स्कूल में, हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स ने आज तक उन केसेस को नहीं देखा है। तो ये बताता है कि हिब वैक्सीन से हम कितने बच्चों की जान बचा सकते हैं। जैसे बाकी वैक्सीन भी हैं, पर ये हिब का मैं आपको बताना चाहती थी। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर मिशन इंद्रधनुष का बड़ा जिक्र आता है। डॉक्टर साहब, मिशन जो कि भारत सरकार समय समय पर हमारे देश के नागरिकों के फायदे के लिए स्कीम चलाती रहती है, तो मिशन इंद्रधनुष है क्या डॉक्टर साहब, इस विषय में हमें बताएं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं हेल्थ के लिए, और मिशन इंद्रधनुष हमारी प्राइमरी वैक्सीनेशंस का एक बहुत ही मुख्य प्रोग्राम 2014 में लागू हुआ, जिसमें बहुत अचीवमेंट्स हुई जी। बच्चों के टीकाकरण, इसमें बहुत सारे नए वैक्सीन्स जोड़े गए, बड़े इसका कवरेज बढ़ा। लेकिन 2017 में देखा गया कि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में और दूर दूर जगह उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 2017 में इंटेंसिवाइज्ड मिशन इंद्रधनुष लागू किया और उसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट्स आए हैं। इनफैक्ट कोविड से पहले फुल वैक्सीनेशन कवरेज में बहुत ही सुधार आए। पहले जैसे 2015 में आंकड़े थे कि अबाउट 62%
चिल्ड्रन को कवरेज पूरी मिलती थी, 2019 तक 76% को मिलने लगी। तो ये हमारे मिशन इंद्रधनुष और बाद में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की वजह से हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारे पास कोविड हो गया, तो उस 2 साल के दरम्यान में बहुत सारे बच्चों को टीके नहीं मिले, वो मिसिंग रहे। करीब अनुमान लगाता है 3 मिलियन से ऐसे बच्चे हैं जिनको 0 डोज कहते हैं ना। 0 डोज वो होता है कि 0 डोज का मतलब पहली डोज डीपीटी की आपके पास अगर नहीं लगी हो, ओके, तो उसको हम 0 डोज पोलियो। तो हमारे परिवार, हमारी कंट्री नहीं, और भी कई कंट्रीज में जो कोविड की वजह से जो शॉर्टफॉल्स हुए हैं, उसमें एक तो ये 0 डोज पोलियो, और दूसरे आजकल देखा गया कि मीजल्स की प्रेवलेंस, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर से MR वैक्सीन्स 9 महीने से 5 साल के बच्चे को देना शुरू किया है। सो हमारे पास बड़ी चैलेंजेस आई हैं, स्पेशली जब से कोविड हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर पांडव सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे देश में सब बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं उपलब्ध है, तो डॉक्टर साहब क्या सुझाव आप देना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि सारे बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन हो सके और कंपलसरी भी हो, क्योंकि इतने फ़ायदे हैं वैक्सीन के। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी, कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जो वैक्सीन रिलेटेड डिसीजेस है, जब तक सारे पॉपुलेशन में नहीं जाएगा तो उसका असर 100% नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें सबसे पहले है कि हमारे हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। जी, हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ है, जो वैक्सीन में जुड़े हुए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हम जो हमारे सिस्टम में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2। नंबर 3, इसमें सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। सप्लाई, इसमें कोल्ड चेन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड स्पेशली हिंदुस्तान में जो वातावरण है, गर्मी है, तो उसमें कोल्ड चेन का तापमान बनाए रखना डॉक्टर साहब, उचित तापमान उसका, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे गर्व करना है कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर बहुत अच्छे कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसमें तो एक तरह से जन आंदोलन किया है कि गांव के लोग खुद लेके उस गांव के बाहर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर साइकिल पे जाके उन पे सही समय पे उन्होंने वैक्सीन किया था। तो एक तरह से जन आंदोलन था। एक समाज में जागृति हुई। जो लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहते हैं, जो सबसे दूर रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल, उनका रोग होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो एक तरह से जन आंदोलन होके इससे हमने उसको ठीक कर दिया है। जी डॉक्टर साहब। पोलियो के बारे में जरा 2 कदम मैं पीछे चलूँगा। इसमें 4 चीज़ हमारे फेवर में आई। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, उसको सही समय पे कर दिया था, वो बहुत। नंबर 2, कि इसके लिए सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट बहुत ज़रूरी था। इसमें विजिलेंस की बहुत ज़रूरत है। विजिलेंस, जागरूकता, सतर्कता रहे। Eternal vigilance is the price of safety. That's number 2. Number 3, अभी हम पोलियो के लिए इरेडिकेशन एंड एंड गेम स्ट्रैटेजी जो कहते हैं कि आखिरी का जो लास्ट माइल है उसके लिए हम तैयार है। नंबर 4, रैपिड रिस्पॉन्स टीम। अगर कई जगह से पोलियो किया तो उस टीम के लिए हमारी फौज तैयार है। तो ये 4 पिलर है जिसकी वजह से हम पोलियो को निकाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर तनेजा, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, अगर वैक्सीन के फ़ायदे तो हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष फ़ायदे तो आपने काफ़ी बताए, क्या वैक्सीन की कोई अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं? यस, इनडायरेक्ट ये फ़ायदा होता है कि जैसे कोविड ले लो या कोई भी बीमारी का वैक्सीन ले लो, तो क्या होता है कि कई लोगों को वो इंजेक्शन नहीं लग सकते हैं क्योंकि किसी कारणवश, तो उससे क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी, दैट इज़ कॉल्ड द, जो पॉपुलेशन को इम्यूनिटी देता है। तो कईयों को बीमारी हो के वो इम्यूनिटी आती है, कईयों को वैक्सीन से वो इम्यूनिटी आती है, और कईयों को एक दूसरे से एक्सपोजर से वो किसको हर्ड या मास इम्यूनिटी या पॉपुलेशन और कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर आप जब जर्मन मीजल, जो रुबेला है, जो आजकल हम बच्चों को स्कूलों में भी दे रहे हैं, 3 साल पहले भी दिया था, अब भी दोबारा दे रहे हैं, तो इसका शुरुआत हुई थी कोई 70 साल पहले जर्मन में। जैसे कोविड आया, ऐसे वो जर्मन खसरा
शुरू हुआ था। तो क्या हुआ, जिन जिन बच्चों को खसरा, जो जर्मन खसरा हुआ था, उनकी माताओं के जो बच्चे, जो प्रेग्नेंट मदर थी जिनका अंदर पेट में बच्चा था, उनके जो बच्चे थे अपंग पैदा हुए थे। अच्छा। तो उस वक्त जहाँ के साइंटिस्ट ने देखा कि रिसर्च करते हैं कि इन परिवारों में जिन जिन माताओं, उनके घर में क्या स्पेशल क्या हुआ था। स्पेशल ये हुआ था कि उनके किसी बच्चे को एक तरह का खसरा हुआ था। ओके। तो जब तक उन्होंने जब रिसर्च कर ली और मालूम कर लिया कि ये जो जर्मन खसरा है कितना डेंजरस है, जब तक उसकी उन्होंने वैक्सीन नहीं बना ली, तब तक उन्होंने एक बहुत अच्छा हर्ड इम्यूनिटी के लिए एक अच्छा प्रोग्राम किया जी। जैसे हम बच्चों की पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी, तो उन्होंने क्या किया, अगर किसी बच्चे को जर्मन खसरा हुआ है तो देखते हैं कि बाकी जो बच्चे उस एरिया में थे जिनकी माताएं प्रेग्नेंट नहीं थी, उनको बुला के एक बर्थडे पार्टी की तरह पार्टी की गई कि उस बच्चे से उन बाकी बच्चों को कैच भी हो जाए या लग वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, उनके अंदर भी इम्यूनिटी आ जाएगी। और अब उनकी मदर अगर प्रेग्नेंट होंगी तो उनको जब तक वैक्सीन नहीं आई इस तरह का प्रोटेक्शन दिया गया। ये बेस्ट एग्जांपल है हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल मैडम, एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का एक अच्छा अनुपम उदाहरण है। डॉक्टर सेठ, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के भाग होते हैं, जिनको उतनी सुविधाएं से वंचित हैं जो लोग, उनके बीच काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं, तो इतने दशकों से आप काम कर रहे हैं, इतने डिकेड से काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी क्या योजनाएं होनी चाहिए कि जो हमारा आम भारत है, जो कि मेजॉरिटी, जो अधिसंख्य भारत है, अभी भी गरीबी तबके में रहता है, उनके लिए थोड़ा सा इन चीज़ों में सुधार हो? बहुत बहुत ये एक पैशन होना चाहिए, एक ड्राइव होनी चाहिए हर एक डॉक्टर में, हर एक सिविल सोसाइटी के मेंबर ने, कि हम जो भी काम करें, एक तालिस्मान जो हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने भी दिया था कि जो भी काम करे गरीब, जो गरीब से गरीब प्राणी को देखें, अगर आपका काम उसको बेनिफिट करता है तो वो अच्छा होगा। उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत कदम उठाए। जैसे पहले हम तो दिल्ली में काम करते थे और दिल्ली में अर्बन स्लम्स में हम जा के, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जिनके पास एक्सेस हेल्थ केयर की पुअर है, वहाँ पे जाकर कभी हमारे पास कुछ नहीं होता था, कभी पेड़ के नीचे बैठ गए, कई बार एक आंगनवाड़ी में बैठ गए, कई बार किसी मंदिर के आसपास कहीं बैठ गए। और बच्चों में ऐसा होता है कि एक डॉक्टर जो होता है, क्योंकि अगर वो जाता है और इस तरह के फील्ड कैंप करता है तो वो उन कम्युनिटी से क्लोज हो जाता है, उनके सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ समझ सकता है। जैसे कि हमने अगर 100 से करीब 150 बच्चे भी देख लें, लेकिन उसके बाद उन कम्युनिटीज़ को और किस तरह मजबूत बनाए उसकी क्षमता में आ जाती है। जैसे दिल्ली के स्लम्स को देख लें, उसी तरह फिर हमने मेवात, जहाँ एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं नीति आयोग ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कदम उठाए, इसलिए जो हमारे 113 के करीब जो बड़े पिछड़े हुए इलाके हैं जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हम करीब 2005 से काम कर रहे हैं। और वहाँ पर भी यही है कि इलिटरेसी है, जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, पॉवर्टी है, इग्नोरेंट माइंड है, और उन लोगों को जागरूक करना है। और सबको तो आप स्कूल में नहीं डाल सकते बड़े लोगों को, लेकिन हम लोगों ने एक वैक्सीन नॉलेज हब्स डेवलप करे हैं। जिस समय कोविड चल रहा था तो हमने उस समय करीब 2 वैक्सीन नॉलेज हब्स करे थे, जिसमें हमने पीयर वर्कर्स यानी कि 15 से 30 साल की लड़कियों को, उनको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखाई। उन लड़कियों को हमने आप पूछा कि यहाँ आप क्या करना चाहेंगे, अगर आप उनको आईसी मटेरियल्स यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज और तरह तरह के सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के स्ट्रेटजीज, जैसे कि हमने बाइक रैली करी, हमने पपेट शोज किए, हम लोगों ने रिलीजियस लीडर्स को एंगेज किया, हम लोगों ने जाके सरपंच से कहा ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बच्चों का टीकाकरण करें। तो सारी जब जागरूकता फैलती है और जब वो देखते हैं, आशा वर्कर्स जो हैं उनके साथ हमारे जो ये पीयर लीडर्स से गए, हमने वहां पे इम्यूनाइजेशन के चैंपियंस खड़े करे, जिन लोगों ने सक्सेसफुल वैक्सीन ली और जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उनकी फोटोज वीडियोस हमने सोशल मीडियाज में अपलोड किए, जिससे मीडिया और प्रिंट मीडिया सब लोग सामने आए। क्योंकि जब तक ये एक युद्ध है,
इसमें सिर्फ डॉक्टर ही करने से नहीं होता, बिल्कुल डॉक्टर। इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन से संबंधित बेवजह की भ्रांतियां भी काफ़ी फैली और भारत सरकार ने समय समय पर विशेषज्ञों का दल भेजा और स्पष्टीकरण दिए और आज भारत चैंपियन है वैक्सीन के मामले में। डॉक्टर पांडा, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए जो कोविड की वैक्सीन है कितनी ज़रूरी है डॉक्टर साहब? एक तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और अगर हम इरेडिकेशन एक वर्ड है, एलिमिनेशन, इसमें अंतर क्या है डॉक्टर साहब? जो और कोविड का क्या अभी स्थिति है, वर्तमान स्थिति, थोड़ा सा उस विषय में आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं दो चीज़ कहूँगा। एक तो हर्ड इम्यूनिटी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कुदरत में दिखाई देता है। अफ्रीका में जब एक शेर एक भैंस के ऊपर चढ़ सकता है तो क्या करते हैं, सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे जानवर इकट्ठा, तो वो जानवर फिर शेर का पीछा करते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल इन नेचर ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। दूसरी बात है डॉक्टर राजीव, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक जो कंसेप्ट आपने बनाई वैक्सीन हब, आई थिंक इट्स एन वेरी ओरिजिनल, वेरी रिलेवेंट, कि आपने जनता के हाथ में सारी शक्ति दी, सारे विचार दिए, सारा ज्ञान दिया और जनता का काम करने के लिए जनता की जिम्मेवारी। आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। तो जो भी एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो अपने आप में रख सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। दैट्स नंबर 2। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट कोविड-19, हाउ important it is to give COVID-19 vaccine to children. I will just give you the statistics. मैं नंबर आपको बता देता हूँ। 5 साल के बच्चों के अब देखा जाए तो उनका ग्लोबल बर्डन सिर्फ 2% है। 5 साल के बच्चे, अगर 15 से 24 साल के लोगों को देखा, उसका ग्लोबल बर्डन 15% है। और जहाँ तक मृत्यु का दर है, 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर 0.1% है, सिर्फ 0.1%, और 15 से 24 में है 0.4%। तो मेरा अपना कहने का मतलब है कि बच्चों हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, देयर इज नो नीड टू गिव देम कोविड-19 वैक्सीन अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक नीड फॉर इट। यू नो, पॉलिसी स्टेटमेंट में जनरल करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम इंडिविजुअल है तो हम डॉक्टर इंदिरा और डॉक्टर राजीव की सलाह लेते हैं। अगर बच्चों की इम्यूनिटी लो है, उसको डायबिटीज़ है, उसको ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कोई सीजर्स है, जिसको हम हाई रिस्क बोलते हैं, उनको देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में क्या फ़र्क है। साथ में डॉक्टर, मैंने ये पूछा था कि क्या स्थिति है कोविड के मामले की, अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो? कोविड हमको एक याद रखना चाहिए, उसका पैंडेमिक फेज खत्म हो गया है। अच्छा, जब तक हम दुनिया पे आदमी जिंदा होंगे तब तक कोविड हमारे में रहेगा, उसकी संभावना रहेगी, जिसको हम एंडेमिक कहेंगे। एंडेमिक कोविड है। इसमें सबसे मूलभूत तो सर मैं आपको बता देता हूँ, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी, और इसमें अगर हमारी क्षमता, जी डॉक्टर, लड़ने की क्षमता जी, तो इसमें मैं अपने आयुष मंत्रालय की तरफ जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसमें कई सारे धारणा मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग मेनी ऑफ दिस मेडिसिन माई सेल्फ फॉर माई पार्किंसोनिज्म। हम दूसरा शो करेंगे, हमने पार्किंसोनिज्म पे कैसे बात कही, हम लोगों के सामने अपने विचार जा रहा था, मेरा ये निजी अनुभव है। तो इसमें जो हमारे पुराने सदियों से चले, उससे आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, क्योंकि हर चीज़ का जवाब आप इंजेक्शन गोली के पीछे मत जाइए। इससे मेरा कहना है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, जो हमारे आयुष में दी है। और मुझे गर्व की बात है, आयुर्वेद इज पार्ट ऑफ अथर्ववेद। हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें अथर्ववेद का आयुर्वेद इज पार्ट ऑफ अथर्ववेद। सो ऑल दिस हैज बीन रिटन इन स्क्रिप्चर। हमारे पौराणिक स्क्रिप्चर्स में सब कुछ लिखा है। एक ज्ञान का भंडार है, उसको हम देख रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं। तो इरेडिकेशन की बात में आता हूँ कि जिसको मूल से उठाया जाता है। एलिमिनेशन क्या होता है? मूल नाश करना, मूल नाश कर लेते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है? जैसे ट्यूबरकुलोसिस कि आप एक सेट अप अ टारगेट, यू कैन नॉट इरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस, यू कैन एलिमिनेट। जैसे एलिमिनेशन का टारगेट है 1 केस पर मिलियन, एक केस 10 लाख में हो तो उसको हम एलिमिनेशन मानेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कमी लाना डॉक्टर साहब, उससे मतलब बीमारी की आपका जो बीमारी का स्तर है उसको कम लेना, उसको एलिमिनेशन है। जो जड़ से फेंकते हैं उसको इरेडिकेशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया। इस बीच हमारे एक ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डॉक्टर तनेजा मैम, आपका रुख करना चाहेंगे। मैम, क्या वैक्सीन के दिमाग में अक्सर सवाल हर पेरेंट के दिमाग में होता है, हर माता पिता के दिमाग में, क्या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कितने लोगों को वैक्सीन से ये जो डर बैठा हुआ है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, और वो भी 1-2 दिन रहते हैं। बुखार, जैसे डॉक्टर सेठ ने पहले बताया था, बुखार हो जाएगा, या जिस जगह इंजेक्शन लगा है उधर थोड़ी सूजन, रेडनेस, लाली आ जाएगी, तो और बच्चा थोड़ा इरिटेट होएगा, थोड़ा ज़्यादा रोएगा, और बुखार अगर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा तो उसके लिए पैरास्टामोल के ड्रॉप्स बच्चे को दे जा सकते हैं। जब टीकाकरण आपके एएनएम या नर्सेज या डॉक्टर्स लगाते हैं तो आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, वेरी वेरी रेयरली, मतलब मिलियंस में एक ऐसा होता है जिस बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है उस वैक्सीन से, और उससे क्या होता है, सारे जिस्म पे रैश हो सकता है, गले में जैसे सांस का बंद होना या फेस का सूजन हो जाना, ऐसी ऐसी चीज़ें, या कोई मिर्गी जैसा सीजर्स जिसको बोलते हैं, वो हो सकते हैं, पर वो बहुत रेयरली होते हैं। और अगर ऐसी वो चीज़ होए तो उसके लिए डॉक्टर मेडिकल की अटेंशन ज़रूर चाहिए। सो इससे घबराने के लिए कि बच्चे को 1 दिन बुखार हो जाएगा या 2 दिन बुखार हो जाएगा और हम वैक्सीन लगवाते, पर आप ये सोच लो कि अगर आपने वो वैक्सीन नहीं लगाई और उस बीमारी, अगर आपके गांव शहर में वो बीमारी आई है और आपके बच्चे को उसने लपेट लिया, तो वो बच्चा जान से जा सकता है, और अगर बच भी गया तो सारी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम जा सकती है, जो परिवार के ऊपर इतना इकोनॉमिक बर्डन डाल देती है। एक परिवार बड़ी मुश्किल से कमाता है और अब बच्चा, बिकॉज ये प्रिवेंशन, मतलब इम्यूनाइजेशन प्रिवेंशन से ना प्रिवेंशन करने के कारण बीमार हो जाए या मर जाए तो कितने दुख की बात है। तो हमको अवेयरनेस ज़रूर लानी है कि ये टीकाकरण से घबराने की बात नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक भी, लाइफ के भी, और आप ज़िंदगी भर के लिए भी। तो हमको अवेयरनेस 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 ज़रूर पहुंचानी, जागरूकता सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भारत सरकार इस बात को कई बार जोर देके कहती है और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है इस बात पे। डॉक्टर सेठ, फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हर बच्चे का वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन पाना एक मौलिक अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल। और किस तरह हो सकता है? बिल्कुल, एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसकी चाइल्ड राइट्स है कि उसके अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं कि उस बच्चे को टीकाकरण मिले। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टीकाकरण सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है और बच्चों की जान बचाता है। और हमारी कंट्री ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस की चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन ट्रीटी को अपनाया है और 30 साल हो गए हैं। उसमें कई चीज़ें भारत सरकार ला रहा है। उसमें जो आर्टिकल 24 है, जो राइट टू हेल्थ है, उसमें भी आगे प्रोग्रेस होनी है और उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी निर्भर करती है कि बच्चे को टीकाकरण मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीमारी से बचें। सो ये एक बच्चे का अधिकार है और इसको पाने के लिए नीचे से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स अपने आप अपने बच्चों का काम करें, अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए लेके जाएं। आजकल सरकार, भारत सरकार बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं दे रही हैं जगह जगह पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, सब सेंटर्स में, एएनएम डोर डोर पे जाकर बच्चे का टीकाकरण कर रही हैं। इतना बढ़िया काम हो रहा है। जैसे बताया, यहाँ पे एक एमसीपी का, मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बना हुआ है। तो मदर जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम से लेकर जब तक बच्चा 2 साल का, उसके साथ साथ टीकाकरण के साथ साथ और चीज ज़्यादा सर्विसेज, जैसे ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो आंगनवाड़ीज में भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसमें बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि पेरेंट्स जाते हैं, बच्चे को जब वहाँ जाता है तो अगर उससे कोई डेवलपमेंट डिले है, कोई बच्चा पनप नहीं रहा है या कोई और परेशानी होती है, तो उसके लिए अच्छी से रेफरेंस मिल सकता है, उसे सुविधाएं मिल सकती हैं। सो वैक्सीनेशंस, ICDS, इन्फेंट अर्ली चाइल्डहुड फीडिंग, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि 6 महीने तक जैसे माँ को माँ का दूध और 6 महीने से 2 साल तक उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। तो आंगनवाड़ी में जाएंगे तो आंगनवाड़ी वर्कर आपको बताएंगी कि
कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि कई बार देखा गया है कि मदर अपना दूध ही पिलाती रहती हैं, तो वो ठीक नहीं है। उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, वीनिंग, अपने जो वहाँ पे जो भी आपका कल्चर उसके हिसाब से खाना देना है। सो वैक्सीन के ये सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं कि आप वैक्सीन में जाएंगे तो वैक्सीन से बच्चे का ये भी देखा गया है कि जो बच्चे वैक्सीन लेते हैं उनकी एजुकेशन होती है, वो जनरली बच्चे स्कूल में होते हैं और वो कॉग्निटिवली ज़्यादा सक्सीड करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर तनेजा, एक ईमेल आई है, मैं आपकी राय लेना चाहूँगा डॉक्टर साहब। एक अभिषेक जी हैं, इनकी आयु 30 वर्ष है, ये चेन्नई से हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको अभी 1 साल पहले मुंह से खून आने की समस्या हुई और इनको ब्रोंकाइटिस बताया गया। तो ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या इनकी कोई वैक्सीन छूट गई होगी, और पहले इनका उसमें इन्फिल्ट्रेशन राइट लोअर लोब इन्होंने लिखा हुआ है दवा शुरू करने से पहले, और दवा के बाद इनका HRCT करवाया तो अब ये बिल्कुल ठीक हैं। तो इनका क्वेश्चन ये था कि कोई वैक्सीन क्या इनके बचपन में छूट जाने की वजह से अब ये दिक्कत सामने आई है? मेरे ख्याल से तो मैं बता सकती हूँ, मुंह से खून आना एक टीबी का से बड़ा साइन है। तो जिस टीबी के बचपन में हमको BCG दिया जाता है और BCG से काफ़ी प्रोटेक्शन होता है, पर टीबी अगर जब तक इंडिया से इरेडिकेट नहीं होएगी या एलिमिनेट नहीं होएगी तो उसका तो संभावना बहुत रहती है। किस माहौल में वो थे, कहाँ उनको कहाँ कमजोरी हुई, क्योंकि जब हमारी एक तो ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम है, दूसरी जो पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, और उसके बाद ये जो जो लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी आपके ग्रुप में जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, जिस घर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम हुई है टीबी की, तो आप जैसे ही आप कोई बीमारी होती है कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और टीबी आपको कैच कर लेता है। इसलिए टीबी का हिंदुस्तान से इरेडिकेट होना तो पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेट शायद हम बहुत लेवल तक कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो मेरे को तो आपको इतना बता दूं कि आपने अगर ट्रीटमेंट उसकी ली है, आप अपने मेडिकल, हाँ ये ट्रीटमेंट पूरा ले चुके हैं, यही इन्होंने लिखा। हाँ, तो अब तो अगर बच गए हैं तो उससे टीबी, अगर और डॉक्टर सेठ या मिस्टर पांडव बता सकते हैं कुछ और बताना। जी डॉक्टर पांडव सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पहले लोगों में एक भ्रम था कि सिर्फ गरीब लोगों में पाया जाता है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि इट क्रॉसेस ऑल द बैरियर्स, हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे होता है। और सबसे जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर्स आर एट वेरी हाई रिस्क। स्पेशली हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च किया गया है, जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, जैसे सर्जरी के रेसिडेंट्स, उनमें ट्यूबरकुलोसिस का प्रमाण काफ़ी होगा। अच्छा। और सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, I also had a very hectic lifestyle and I had tuberculosis myself. Somebody who was coming from a medical background, well educated, but my lifestyle was very hard. I used to work very, very hard, 24 hours a day, कभी 20 घंटे का। तो even I had tuberculosis. I had to take treatment for 18 months. So जो पुराने विचार थे कि सिर्फ गरीब में पाया जाता है, वो गलत है। आप सतर्क रहिए, डॉक्टर के पास सलाह लीजिएगा, और उसके टिपिकल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे आज के दिन। तो जो टेस्ट है उसकी ट्यूबरकुलोसिस के जो हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, जिसके बारे में मैं डॉक्टर राजीव से बोलूँगा कि उनको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी की संभावना होना ज़रूरी है, सभी को होना संभव। बिल्कुल राजीव। बिल्कुल डॉक्टर राजीव सेठ सर, आप क्या बताना चाहिए, किस तरह बचा जा सकता है एक आम नागरिक, आम बच्चा ट्यूबरकुलोसिस से? ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे पहले उसको भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट BCG वैक्सीन देती है। जो BCG वैक्सीन होती है सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी, मिलियरी टीबी मेनिंजाइटिस से बचाती है, लेकिन ये 100% फॉल प्रूफ नहीं है। डिफरेंट स्टडीज़ ने डिफरेंट किया है। सो आपको बचने के लिए अपने को इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। बच्चा अगर छोटा होता है, जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशन और हेल्थ, और बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी और को टीबी हो तो उससे दूर रहें। तो इसके अलावा उसका डायग्नोसिस करने के लिए उसके लिए कई टेस्ट होते हैं। आपके डॉक्टर्स, छोटा बच्चा जो होता है वो एकदम बलगम निकाल नहीं पाता है, लेकिन बड़े आदमी निकालते, तो जब निकालते हैं तो स्प्यूटम में एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं टीबी के कीटाणु जो होते हैं टीबी के, वो देखे जाते हैं। उनका कल्चर हो सकता है, उनकी सेंसिटिविटी हो सकती है, एक्सरे चेस्ट हो सकता है, मांटू स्किन टेस्ट हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, और ESR वगैरह बड़ा हो, तो कई चीज़ें हैं।
फिर फैमिली सर्वे हो सकता है। अगर फैमिली में और लोगों को किसी को टीबी है तो शायद आपके बच्चे को और आपको भी टीबी हो। मास तो बचाव कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जैसे एक परिवार में अगर रह रहे हैं तो किसी को एक बीमारी है वो दूसरे ना फैले, वो उसके लिए कई जो भी प्रिकॉशंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर साहब, लगभग समय समाप्त हो चुका है, तो मैं कम शब्दों में आप तीनों से संदेश लेना चाहूँगा क्योंकि लगभग हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। डॉक्टर सेठ। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम और बेहतर कैसे करें। तो एक तो मैं आपको बता चुका हूं, हमने कम्युनिटी का एंगेजमेंट करना है, हमें आपकी ज़रूरत है, कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी बोर्ड्स बनाएंगे। दूसरा, आजकल डिजिटल, गवर्नमेंट के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और हमने भी एक स्टडी करी है, मोबाइल सेलुलर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे पास विलेज के हेल्थ और न्यूट्रिशन डेज हैं जो जगह जगह पे होते हैं, उसमें वैक्सीनेशंस के कैंप्स लगाएं और ज़्यादा बेहतर बनाएं और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करें। ये हेल्थ की बात नहीं है, ये WCD की भी बात है, सोशल जस्टिस की भी बात है, वो सब करें। और दूसरा, क्योंकि हमारा देश आज G20 नेशंस में आ गया है और हमारे पास यूथ 20 के सारे मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्यों ना हम मिलजुल के और देशों के साथ अपने हाथ मजबूत करें। बिल्कुल डॉक्टर, अभी हमारा देश G20 का लीडर है और एक समय है कि हम और आदान प्रदान करें और चीज़ों को और सुधारें। डॉक्टर पांडव सर, आपका रुख करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1897 में कि 50 साल के बाद मेरा हिंदुस्तान आज़ाद होगा। 97 + 50 1947 हम आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी में मेरा भारत विश्व गुरु है। तो मैं कौर एक साथ कर रहा था, आज के दिन में मेरा भारत क्या है, विश्व गुरु है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से मैं सिर्फ 5 A बोलूंगा, पांडव है ना इसलिए 5 A's। इसमें A फॉर अवेयरनेस, जिसके ऊपर हमने बार बार तीनों ने कहा, अवेयरनेस। सेकेंड थिंग असेसमेंट, जो चीज़ है कितनी मात्रा में वो बता दिए। थर्ड थिंग इज एनालिसिस। फोर्थ थिंग इज एक्शन। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, A stands for I, that is localization, that's the orientation of स्थानिक लोग। तो पांडव के ये 5 याद रखिए, मेरा एक ही संदेश होगा। और हम विश्व गुरु है, आप सब लोगों को याद दिलाते हैं, भारत माता हमारा आज विश्व गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तनेजा, आप क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नवंबर 2019 में आजकल के टाइम में डिफ्थीरिया ने 123 बच्चों को मेवात एरिया में कैच किया था। इतने दुख की बात है, जो डिफ्थीरिया का टीका आज से 60 साल से लग रहा है, हिंदुस्तान में भी लग रहा है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिन लोगों ने अपने बच्चों को ये नहीं लगवाया था, उस कम्युनिटी के 123 बच्चों को डिफ्थीरिया गलघोट जिसको बोलते हैं वो वाली बीमारी हो गई थी। तो इसलिए मेरा मेन एम है कि मैं चाहती हूँ और मैं जो कर रही हूँ, मैं गांव-गांव में स्कूलों में जाके, शहरों में स्कूलों में जाके बच्चों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट करो और कैसे बीमारियों से बचो। क्योंकि आजकल के बच्चे अगर ये सीखेंगे और अवेयरनेस आएगी तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम हो जाएगी। और मेन थिंग एक और मैं बोलूँगी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, हम अगर आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को और बाकी जो जैसे हमने कम्युनिटी अवेयरनेस वो कैंप्स किए थे, इम्यूनाइजेशन, तो हमने यंग लड़कियां लड़कों को जब कम्युनिटी के अपने बंदे खुद जाके अपनी कम्युनिटी में ये अवेयरनेस देते हैं तो वो ज़्यादा लोग सुनते हैं, क्योंकि उनको अपनापन लगता है और वो उनको समझा सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हमको जितना भी हो सके हमको इसको। डॉक्टर पांडव सर, आप कम शब्दों में कुछ कहना चाहें तो? एक ही शब्द है, मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप बार बार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सिर्फ हम दूर से नहीं देखते, हम आपका दर्शन देख के हम दूरदर्शन देखते हैं। इसी नोट के साथ डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार।